-58 में फंसे। हमारे फ्रीजर्स का टेम्परेचर भी इतना नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। ना कोई बैकडोर चैनल रखते हैं, ये सिर्फ इनकी बहुतान तराजी है। कराची किंग्स की जो टीम है आपको इस दफा बहुत मुख्तलिफ दिखाई दी। जाहिर है जिस दिन तेज हवाएं चलती हैं तो वो दिन भी आपको सर्द महसूस होता है। कोई भी ऐसा काम आप खूबसूरती के लिए करें और बाद में वो आपको तकलीफ दे, उसका कोई फायदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदस और मैं हूँ जवाद कमाल। सोनिया, पाकिस्तान में जहाँ भी किसी से भी आजकल मिले, आजकल हर कोई एक ही बात कर रहा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, बाहर ट्रैवलिंग करनी हो, कोई आना हो जाना हो, और बर्फबारी के शौकीन भी हैं, लेकिन हर कोई शिकायत ज़रूर कर रहा है कि सर्दी बहुत है। सर्दी बहुत है, बिल्कुल ऐसा ही है। सर्दी असल में पाकिस्तान में इतना आदी भी नहीं था ना सर्दियों का। क्लाइमेट चेंज की वजह से सडनली सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन दुनिया में कहीं कहीं कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे एक्सट्रीम लेवल की सर्दी है जनाब। दुनिया की सर्द तरीन, बल्कि मैराथन की बात बताते हैं, दुनिया की जो सर्द तरीन मैराथन रेस की बल्कि कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। जी हाँ, रूस के एक इलाके ओयमाकॉन में दुनिया की सर्द तरीन मैराथन का इनेकाद किया जाता है, जहाँ आबादी मौजूद नहीं है, लेकिन सिर्फ मैराथन के टाइम ही एक मेला सजता है। यहाँ पर लोग रहते नहीं हैं, लेकिन जब दौड़ लगा रहे हैं, एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, तो बर्फ उनके चेहरों पर भी गिरी हुई है, पूरे बर्फ में खुद भी ढक गए। देखिए ना, -58 में खैर हमारे फ्रीजर्स का टेम्परेचर भी इतना नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता। पाकिस्तान में तो इस वक्त पाकिस्तान के सर्दतरीन इलाकों की भी अगर बात करें तो -15 और -18 से आगे नहीं जाता है। यहाँ तो 58 है, और हम तो फिर -15 में घरों में बैठ जाते हैं ना। हम तो 0 पे घर में बैठ जाने वाले लोग हैं। यहाँ तक कि यहाँ थर्मा में जो पारा है ना वो भी ड्रॉप हो जाता है। सो भाई बहुत सारी स्टोरीज और भी हैं, हमारे साथ शेयर करेंगे हम अपने लोगों के साथ। मेरे ख्याल से चलते हैं सीधा बड़ी खबर की जानिब। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुलतवी होने के बाद मुज़ाकरात के अमल में पेशरफ्त। बुशरा बीबी की सारे अमल से लाताल्लुकी। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात की गाड़ी ट्रैक पर वापस। अब बस तीसरी बैठक का इंतजार है। पीसीआर ड्राफ्टिंग में खिलाड़ियों से ज्यादा बद इंतजामी मौजूद बहस बन गई। ड्राफ्टिंग के दौरान माइक की खराबी पर पीसीबी इंतजामिया पर शदीद तनकीद। बंद माइक के साथ भी डेविड वार्नर का तोती सर चढ़कर बोला सबसे महंगी खिलाड़ी रहे। स्कॉट्स के खेल में पाकिस्तान का बड़ा कारनामा। स्कॉटिश जूनियर ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले अजान अली खान आज होंगे दुनिया बोल में मेहमान। और सखर लोक सहनता मैराथन में नाबीना एथलीट की धूम। 42 किलोमीटर तवील फासला मुकम्मल करके कौमी रिकॉर्ड बना डाला। बीनाई से महरूम इज्जत और हिम्मत की आला मिसाल शुजात अली कायम से आज होगी दुनिया बोल है में हमारी मुलाकात। बड़ी खबर अपने नाज़रीन से शेयर कर दी है, और आज की जो ताज़ा और बड़ी खबर है पूरे मुल्क में जिसकी बाज़गश्त है वो है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान डायलॉग प्रोसेस की, जो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। और एक बड़ा अहम फैसला कल आना था, वो फैसला आ नहीं सका। उसमें बताया ये गया है कि जो जिनके खिलाफ फैसला आना था वो खुद ही वहाँ पर पेश नहीं हुए हैं, मुदान पेश नहीं हुए, उनके वकला भी वहाँ पर पेश नहीं हुए, अदालत से कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। मुल्क की सियासी सूरत हाल में पीटीआई और हुकूमती टीम के माबैन मुज़ाकरात की बाज़गश्त जारी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं कौसर काज़मी साहब, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग हैं। उन्हें वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला वैसे तो कई बार मुलतवी किया जा चुका है, लेकिन इस बार तो इसके अल्तवा को बैकडोर राब्तों से जोड़ा जा रहा है। बल्कि पिछले हफ्ते तक मुज़ाकरात की जो गाड़ी पटरी से उतरती दिखाई दे रही थी, अचानक वापस ट्रैक पर आ गई और फिर फैसला भी नहीं आया। ये तज्ज़िये वगैरह जो हैं, ये वाकई कुछ हैं जिनकी पर्दादारी हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए जी, सबसे पहले केस देखें ना, जब एक ओपन एंड शट केस हो और आपको पता हो कि आपने ये जो जुर्म है इसके मुर्तकिब हुए हैं आप, तो फिर यकीनी तौर पर जब आपको जज के बुलावे जाते हैं, जज बैठा हुआ है, आपके वकला नहीं पहुंचे, बुशरा बीबी नहीं पहुंच रही, और इस तरह के ताखीरी हरबे जब आपकी तरफ से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये है ताखीर की वजह। ना कोई बैकडोर चैनल रास्ते हैं, ना मुज़ाकराती कमेटी से हट के कोई किसी और जगह मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये सिर्फ इनकी बहुतान तराजियां, स्पेशली वो यूट्यूबर्स जो महीने के करोड़ों के रुपए कमाते हैं, उनकी तरफ से इस तरह की क्यास राइयां और बहुतान तराजियां की जाती हैं ताकि उनके
जो व्यूज का सिलसिला है वो चलता रहे। अब एक केस है बरतानिया के अंदर, आप अभी गूगल पे बाकी मुकदमात देख लें, चाहे वो ताजिकिस्तान के लोग हों, अजरबैजान के लोग हों, या जो भी पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सनैलिटीज के हवाले से नेशनल क्राइम एजेंसी ने जिस तरह की डर्टी मनी जब भी रिकवर की तो वो रियासतों को मिलती है, वो किसी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं आती, वो किसी के जुर्माने के मद में अदा नहीं होती। तो ये तो सारे सिलसिले हमने देखे कि जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक लंबी तहकीकात के बाद मलिक रियाज का पैसा रिकवर किया और हुकूमत पाकिस्तान को वापस किया, तो वहां पे खुफिया मुलाकातें होती रही, चाहे वो डोरचेस्टर होटल लंदन पार्क लेन में मुलाकातें हों या मलिक रियाज की जो साहबजादी का घर है पेडिंगटन लंदन के अंदर, वहां पे मुलाकातें हों, खुफिया मुआहदा वहां पे हुआ था इन 2-3 तरीकों के दरमियान के इस पैसे का आखिर करना क्या है। तो जब वो पैसा पाकिस्तान वापस जाता है तो बैरिया कराची की मद में वो सारी दुनिया ने देखा कि फिर अलकादर यूनिवर्सिटी वहां पे उसी स्पॉन्सर से मलिक रियाज ने वो तैयार करके दी। तो क्यों दी? वो शख्स जो हमेशा ये कहता था कि भाई फाइलों को पहिए लगाने पड़ते हैं, कुछ दिए बगैर किसी से कुछ लिया नहीं जाता, तो उस शख्स ने क्या दिया और क्या लिया और अलकादर वालों ने उसके जवाब में क्या फेवर दी। अब ये तो ओपन एंड शट केस था। चले ये तो ओपन एंड शट केस था, हुकूमत मुसल कह रही है। अब आगे बढ़ लेते हैं जरा। 190 मिलियन पाउंड के हवाले से तो आपने बात की कि ये सब कुछ हो रहा है। अब बानी पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो मुज़ाकरात हैं, ये आखिरकार एक समत में जाते क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? इस मामले में आखिर उलझन है कहाँ पर? देखिए, मुज़ाकरात के रोज़े अव्वल से इनकी गैर संजीदगी आयात। आप मुज़ाकरात कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आपने खुली छुट्टी दी है, चाहे वो आपका अपना सोशल मीडिया है, जो आपके लोग मीडिया पे आके बोलते हैं, जब आप मीडिया टॉक्स करते हैं उनके अंदर आप हुकूमत को बेख्तियार कहते हैं, आप वज़ीर आज़म के मनसब पे बैठे शख्स की तौहीन करते हैं, फिर आप कहते हैं जी मुज़ाकरात तो असल जो मालकान है हम उनके साथ करेंगे। फिर आप चार्टर ऑफ डिमांड के हवाले से जब मुतालबा किया जाता है आपसे कि आप तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात दे दें, क्योंकि इन पे एतबार तो किया नहीं जा सकता। जो तहरीक इंसाफ है वो 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4 ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है। अब वकील बाबू के ग्रुप की बात माने, बुशरा बीबी और अली अमीन ग्रुप की बात माने, या बाकी जो इनका सोशल मीडिया है उसकी बात माने, जो सबसे मजबूत धड़ा है इनमें, जो किसी के दायरा इख्तियार में नहीं आता, कोई उनसे कोई पूछ नहीं सकता, चाहे वो रियासत के खिलाफ बरसरे पैकार हो, फौज के खिलाफ हो, हुकूमत के खिलाफ हो, दिफाई इदारों के खिलाफ हो, उनको कोई बंदा समझा नहीं सकता। तो सबसे मजबूत धड़ा तो इनका वो है। तो ये वो सारी चीजें थी कि अब तक वो 23 दिसंबर वाली सूरत हाल के अंदर मुज़ाकरात नजर आते हैं। अभी भी हमें तो ये लगता है कि बिल्कुल ये कामयाब हो नहीं सकते, क्योंकि जो तहरीक इंतजार का असल मकसद होता है मुल्क को राइट ट्रैक से हटा के गलत जगह पे डाला जाए, जिस तरह इन्होंने हमेशा किया। जी अब जब मुल्क में तमाम काज़िम साहब बेहतर साहब वो ठीक है कि वज़ीर आज़म अब वाज़ेह तौर पर ये बात कह चुके हैं कि केसेस के मामले पर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, ये अदालत का फैसला है। तो फिर हुकूमत पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर आई ही क्यों है? क्योंकि पीटीआई का मुतालबा तो खान या 9 कारकुनान की ही रिहाई है। देखिए, सबसे पहला उनका जो मुतालबा है वो है ही इमरान खान की रिहाई का। अब मसला ये है कि इनके कल्ट में मुब्तला लोग जो हैं वो इनसे सवाल नहीं करते। अब एक तरफ जो है वो ये कहा जा रहा है कि जब इमरान खान से हमारी मुलाकात होती है तो वो अपनी रिहाई की बात ही नहीं करते, वो तो ये कहते हैं कि हमारे कारकुनान को रिहा करो। ये जो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा है ये मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से है। अब ये देखें किस तरीके से कौम को बेवकूफ बनाते हैं कि यार इमरान खान, अब इनसे पहला सवाल ही वो शख्स ये करता है, भाई इतना अरसा अंदर बैठा हुआ हूँ, मेरी रिहाई के लिए आज तक किया क्या है? तो बाहर आके ये कहते हैं भाई इमरान खान तो अपनी रिहाई का मुतालबा करते ही नहीं है, वो तो हमारी तरफ से है। तो ये तो बिल्कुल एक साफ और शफाफ बात है भाई। जब मुज़ाकरात अब करेंगे, जिन लोगों ने कुछ जराइम जिनके मुर्तकिब हुए हैं, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड का ओपन एंड शट केस हो, चाहे वो साने 9 मई के हवाले से हो, तो ये तो हुकूमती दायरा इख्तियार में नहीं आता ना, ये तो एक अदालती प्रोसीजर होता है और आपको अदालतों से ही इंसाफ मिलेगा। जजा मिलेगी या सजा मिलेगी, आपको अदालतों का सामना करना पड़ेगा। अब सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसके खात्मे के लिए हम इनके साथ बैठे हैं। भाई अगर अपने दौर में सारे हालात देखे थे, केपी की सूरत हाल आपके सामने है, 12 साल बिल्कुल ठीक है। काज़मी साहब, आपने कहा सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसके खात्मे के लिए बैठे हैं, लेकिन हुकूमत अपने मौके पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौके पर कायम है। अगर दोनों इसी तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे, एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे अमल दरामद नहीं करेंगे, तो बात आगे कैसे बढ़ेगी काज़मी साहब? देखें, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि जो केसेस इन पे हैं, अब साने 9 मई के हवाले से आपने बिल्कुल देखा कि किस तरीके से पहले उनको डिसोन किया गया, उन अफराद को
जिनके बारे में पुख्ता शवाहिद रियासत पाकिस्तान के पास मौजूद थे, चाहे वो सीसीटीवी फुटेजेस हों, चाहे वो मोबाइल के अंदर इनके अपने बयानात हों, चाहे जियो फेंसिंग हो, हर लिहाज से दिखाया गया कि किस तरीके से इन लोगों ने 220 टारगेटेड जो हमले किए वो बिल्कुल ये उसमें शरीक थे। तो उस वक्त इमरान खान साहब की जानिब से ये बयान आया था कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सजाएं दें, और जब सजाएं हो गई तो उनको फिर अपना माना इन्होंने उन अपराध को, जिनको पहले ये ऑन नहीं कर रहे थे, ना सिर्फ माना बल्कि जब वो रैम की अपील के बाद, मिन्नतें करने के बाद, तरले करने के बाद वहां से रिहा होते हैं तो उनको केपी के वजीर आला जो है वो वजीर आला हाउस बुलाते हैं और उनके गले में हाथ डालते हैं। तो इनका जितना भी बयानिया था वो जमीन बोस हुआ कि उन अपराध से हमारा ताल्लुक नहीं था। फिर खान साहब के बयानात सामने रखे कि भाई आप जब मुझे गिरफ्तार करेंगे, जो लोग मुझे गिरफ्तार करेंगे उन्हीं की इमलाक के बारे एहतजाज होगा, उन्हीं के सामने जाके जो सदाए एहतजाज है वो बुलंद होगी। तो ये सारे एतराफ हैं, ये एतराफ जुर्म है। अब ऐसे लोगों को हम छोड़ नहीं सकते। खान साहब के ऊपर जो अलकादर यूनिवर्सिटी की ओट में छुपकर बचने की कोशिश कर रहे हैं अपनी गंदी सियासत के लिए, तो ये तो हुकूमत के बस में नहीं कि इनको छोड़ा जाए। इनको जो भी इंसाफ मिला वो अदालतों से मिलेगा। ठीक है काजी साहब, लेकिन अभी आपने अपने बयान में कहा कि पीटीआई टूट फूट का शिकार है। अली अमीन का एक अलग से ग्रुप बना हुआ है, बैरिस्टर गौहर साहब ने एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है, बातें भी अलग हैं, अलीमा खान, बुशरा बीबी अलग अलग कुछ ग्रुप बंदी कर रही हैं। तो ये जो हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है ये आखिर हो किसके साथ रहे हैं? ये पीटीआई के किस ग्रोह के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखें, इसीलिए तो बारहा हमने ये मुतालबा किया कि आपने जो भी चीज़ देनी है आपने इन राइटिंग देनी है। क्योंकि एक अगर जो मुज़ाकराती कमेटी है वो खान साहब की इजाज़त से जाके वहाँ से कुछ मुतालबात सामने रखती है, उस पर गुफ्त शनीद होती है, और जब मुंतकी इंजाम तक मामला पहुँचेगा तो जो इनका यूएस और बरतानिया में बैठा हुआ तबका है, या केपी या बुशरा बीबी ग्रुप जो है, या फिर वकील बाबू जो है, वो उस पर एतराज़ उठा दे, भाई हमने तो ऐसी बात नहीं की थी। तो इसीलिए हमने तहरीरी सूरत के अंदर इनसे ये चीज मांगी थी, जिस पे ये शशोपंज का शिकार हुए, और बिल आखिर मेरे ख्याल में अब राजी हो चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि अभी भी ये अपने इन राइटिंग मुतालबात सामने रखेंगे। अगर ये इन राइटिंग मुतालबात सामने रखते हैं तो कौम के सामने हम बताएंगे कि हम संजीदा थे, कि मुल्क की खातिर इस इंतशारी टोले के साथ हम बैठे हैं, और अब ये संजीदगी से ये बातें हुई हैं और इस पर ये अमल पैरा नजर नहीं आते। अब मसला ये है कि कोई बिल्कुल ठीक है, जो बातें की गई पैरा नजर नहीं आ रहे हैं, और हुकूमत का यही मुतालबा है कि जो कुछ भी आप मुतालबात कर रहे हैं वो इन राइटिंग लेकर आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दोनों जो डायलॉग सिटिंग हुई है उसके अंदर सिर्फ वर्बली सब कुछ सामने आया है, लिख कर कुछ भी अभी तक पीटीआई की जानिब से नहीं दिया जा रहा है। कौसर कादरी साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। जी, अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम में बहुत कुछ बाकी है। वेलकम बैक जनाब। अब बात हो जाए कुछ क्रिकेट के मैदान से। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का जो प्लेयर्स का ड्राफ्ट है जनाब वो मुकम्मल हो गया है, और बड़े प्लेयर इस बार इसमें पिक किए गए हैं, जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर डेविड वार्नर, जिनके बारे में बात की जा रही थी। और ये वही डेविड वार्नर है जिन्होंने पीएसएल के बारे में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि पूरे भारत को आग लगी थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप क्वालिटी क्रिकेट खेलना चाहते हैं पूरी दुनिया में तो आप पीएसएल खेलो, और वो खुद खेलने के लिए आ भी गए हैं। डेविड वार्नर, शॉन एबर्ट, फिर न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, फिन एलन समेत दुनिया के बड़े क्रिकेटर्स प्लेयर्स ड्राफ्ट में इस बार शामिल थे। और आपको ये भी बताते चले कुछ प्लेयर थोड़े से नाराज भी नजर आए। सरफराज अहमद साहब को इस बार एज ए प्लेयर नहीं पिक किया गया, लेकिन वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के कोच मुकर्रर कर दिए गए। इसके अलावा भी और सीनियर प्लेयर्स हैं जिन्हें एज ए प्लेयर सप्लीमेंट्री कैटेगरी में पिक किया गया। आज पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं इमरान सुहेल साहब, जो कि हैं क्रिकेट एक्सपर्ट। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो। अच्छा, साबिक कौमी कप्तान सरफराज अहमद को इस बार कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो है वो कोच मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि ऑलराउंडर शुएब मलिक को सप्लीमेंट्री कैटेगरी में लिया गया है। तो कैसे देखते हैं आप इस बार की पीएसएल ड्राफ्टिंग को? देखिए, पीएसएल ड्राफ्टिंग की जो सबसे खूबसूरत बात हुई है कि जो 10वां एडिशन था, हमेशा से ही जब भी आप पहले से 10वें एडिशन तक पहुंचते हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि जो उसकी ड्राफ्टिंग थी उसने बताया कि वाकई पीएसएल कितना ग्रो कर चुका है। और जिस तरह से तारीखी मुकाम पर पीएसएल की ड्राफ्टिंग का जो पूरा अमल रखा गया था, बादशाह मस्जिद और शाही किले के दरमियान जो हुजूरी बाग था, वहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स दिया गया,
तमाम फ्रेंचाइजीज को, प्लेयर्स को, मेहमानों को वो काबिल दीद था। शायद हो सकता है कि गवादर में भी बहुत शानदार हमें नज़ारे मिलते, व्यू मिलते, लेकिन जो यहाँ पर अरेंजमेंट्स थे कल, वो वाकई काबिल दीद थे। और मैं समझता हूँ कि PSL की जो मैनेजमेंट है उसको इसका क्रेडिट जाता है, खासतौर पर सलमान नसीर साहब जो कि CEO हैं उनके, उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो कल जब प्लेयर्स आए और जिस तरह से शाही प्रोटोकॉल उनको दिया गया, जैसे ही कोई फ्रेंचाइज अंदर आती थी, कराची थी, पेशावर, लाहौर, जितने भी थे, तो वो अपने एक अंदाज में उनको उनका जब इस्तकबाल किया गया, आगे वही जिस तरह मुगलिया दौर में किया जाता था आने वाले मेहमानों का, वही प्रोटोकॉल उनको दिया गया। तो इट्स वेरी अमेजिंग। मेरे लिए अच्छा भी इमरान, बहुत कुछ अच्छा प्लेयर्स को प्रोटोकॉल नहीं भी मिला, वो नाराज भी नजर आए, मैं इस पर भी आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तलखियों वाली बात जरा हम बाद में कर लें। पहले बात उसकी हो जाए, एक जो सबसे महंगे प्लेयर इस वक्त PSL में पिक हुए हैं, उन्होंने पिछले महीने एक ऐसा स्टेटमेंट भी दिया था जिसको लेकर हमारे नेबर कंट्री में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था इफ़ यू वांट टू प्ले क्वालिटी क्रिकेट देन प्ले PSL, और वो फिर खेलने के लिए अब आ भी गए हैं PSL, और सबसे महंगे पिक भी किए, कराची किंग्स ने उन्हें पिक किया है। और ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए, फिर ये भी बताइए कि कुछ हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जिन्हें सप्लीमेंट्री कैटेगरी में रख दिया गया है, उनका मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं PSL में? देखिए, सबसे पहले तो आप जो प्लेयर की बात कर रहे हैं, सबसे महंगे प्लेयर बिके हैं। मैं आपको सबसे जो एक अहम बात बताऊं कि कराची किंग्स की जो टीम है आपको इस दफ़ा बहुत मुख्तलिफ दिखाई देगी। कराची किंग्स के जब उसका हमने कल देखा कि उनकी जो फाइनल साइड आई सामने, जब उन्होंने पिक्स की, प्लाटिनियम से शुरू किया, फिर उन्होंने आहिस्ता अपने जो एमर्जिंग तक पहुंचे, तो मुझे लगता है कि वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ आए हैं। और जिनकी आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत एक बयान आया और इंडिया में बहुत शोर मचा IPL के ऊपर। देखें, आज आपको ये बताऊं कि ये जो PSL 10 है, ये एक पूरा रुख मोड़ देगा हमारी PSL का। मुझे लगता है कि ये पूरे का पूरा टूर्नामेंट बहुत मुख्तलिफ दिखाई देगा, और आपको मैं ये प्रोडिक्ट कर दूं कि आपको फाइनल के अंदर कराची किंग भी दिखाई देगी। और जिस तरह की उन्होंने टीम पिक की है, इमरान, तमाम आप समेत लोग बड़े जो बड़े थे तज्जियाकारों ने जो PSL का पहला, दूसरा, तीसरा ऑडिशन था उसमें प्रिडिक्शन थी कराची किंग्स के बारे में, बड़े बड़े नाम लिए गए थे, इसी तरीके से हमने देखा था, लेकिन सभी नाकाम नजर आए थे और पहले राउंड में ही बाहर हो गई थी। कराची लाहौर के बारे में प्रिडिक्शंस की गई थी इस बार भी, लेकिन इस बार तो खैर T20 के किंग को उन्होंने पिक कर लिया है, स्पेशलिस्ट है T20, फिर और भी बड़े प्लेयर्स को लिया गया है। अच्छा, शुएब मलिक और सरफराज अहमद का आप फ्यूचर एज ए कोच ही देख रहे हैं PSL के अंदर, क्योंकि शुएब मलिक को तो इस बार सप्लीमेंट्री प्लेयर रख लिया गया? देखिए जवाब, एक बड़ी अहम आपको बात बताता हूँ। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए मेंटोर, जब आपको जो चैंपियंस कप स्टार्ट हुआ, तो तब आपने एक जॉब एक्सेप्ट कर ली कि आपको एज ए मेंटोर काम करना है। मेंटोर जस्ट लाइक ए कोच। तो अगर आप एज ए कोच आके सीट पे बैठने के लिए एग्री हो गए हैं कि आपने कोचिंग करनी है, तो आपने सबसे पहली जो मोहर लगाई अपने ऊपर बाहर बैठने वाली, वो खुद लगाई। जबकि सरफराज को मुतद्दद बार पूछा गया कि आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, उन्होंने कहा मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा, अभी मेरा ये वक्त नहीं है। तो फिर जब वो एक कोचिंग पैनल टाइप की एक जॉब के ऊपर आ गए और वो मेंटोर बन गए, तो फिर ऑब्वियसली जितने भी लोग हैं, PSL फ्रेंचाइजीज एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, और सारे लोग जो है वो अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टर ये नहीं सोचेगा कि हाँ यार, अगर एक बंदा एक माइंडसेट, कोचिंग माइंडसेट के साथ साइड पे चला गया, तो वो किस तरह एक जो बहुत फास्ट क्रिकेट है जिसमें आपको एबिलिटी भी, एजिलिटी भी और सब कुछ रिफ्लेक्सेस भी दिखाने पड़ते हैं, तो फिर ये माइंडसेट गेम है। तो उन्होंने कहा कि जब एक बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो एक साइड पर हो गए, तो ये वो एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से ये दोनों लोग जो थे वो बैक पे चले गए। वरना आपको पता है कि सरफराज और शुएब मलिक हमेशा पहली लोगों की पिक रहते रहे हैं और फेवरेट प्लेयर्स में आते रहे हैं, और सबसे महंगे भी प्लेयर यही आते रहे। और ये इन्होंने अगर PSL को आज यहाँ तक पहुंची है, तो इन दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पर। पाकिस्तान की क्रिकेट में भी इनकी बहुत खिदमत है, लेकिन हर किसी का एक डिक्लाइन आता है, हर किसी का एक वक्त खत्म होना होता है। एज ए प्लेयर डिक्लाइन आता है, बिल्कुल ठीक है। अब एज ए कोच या एज ए मेंटोर वो काम कर सकते हैं। अच्छा इमरान, एक और बड़ा हमने देखा PSL 10 की ड्राफ्टिंग तकरीब जो थी, उसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के बारे में भी अनाउंसमेंट की गई, और जो बेहतरीन फैन चॉइस था उसमें भी प्लेयर सामने आए। जरा बता दीजिए कौन कौन से प्लेयर को क्या कुछ मिला? देखिए, जो हाईलाइट रहे हैं, अगर प्लेयर्स की बात करें तो आपने जिनका नाम लिया, सबसे पहले वही थे ऑस्ट्रेलिया से, दुनिया के सबसे बेस्ट जो T20 प्लेयर थे,
उनका नाम लिया गया। मैं अगर टॉप के 3-4 प्लेयर्स की बात करूं तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान को भी इस दफा जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल इन प्लेयर का प्लेयर्स अवार्ड में जो जी नुमाया में शामिल किया गया। जी। अच्छा, बाद हमारे पास ये भी खबर है कि कुछ प्लेयर इमरान नाराज़ भी नज़र आए, उन्हें पिक नहीं किया गया। PSL 9 में उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही थी एहसानुल्लाह की, और उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया कुछ इस हवाले से? वो उनकी नाराज़गी आज सोशल मीडिया पर कल से बहुत ज़्यादा ज़ेर गर्दिश है। देखिए, मैं बॉल के तवज्जुह से आपको बॉल के प्लेटफॉर्म पे ये खबर दे देता हूँ कि असानुल्लाह का जो मामला था इंजरी वाला, उसके बाद से उन्हें बिल्कुल इग्नोर किया गया। हालांकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा भी था कि वो खुद इस केस को देखेंगे जिस तरह डॉक्टर्स ने ख़राब किया था और उसका इलाज की तरफ जाएंगे। लेकिन एहसानुल्लाह के मुतअद्दिर बाद बयानात आते रहे कि उन्हें कभी भी NCA में जो है वो नहीं बुलाया गया, ना रिहेबिलिटेशन के लिए उन्हें कॉल की गई। सो कल जब ड्राफ्टिंग हुई उनका नाम ज़रूर था, लेकिन उनको किसी भी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया। मैं जो मेन रीज़न समझता हूँ शायद उनकी थोड़ी सी नादानी है, बजाय कि वो PCB या PSL के मैनेजमेंट के साथ बैठकर बात करते, उन्हें सोशल मीडिया पर आना जो है वो महंगा पड़ गया है। उनको किसी टीम ने, ऑब्वियसली फ्रेंचाइजीज जो होती हैं वो PCB और PSL जो लोग हैं उनके साथ अटैच होते हैं। जब वो देखते हैं कि एक प्लेयर का जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, वो कि उनके साथ ज्यादती हुई, उनको रिहेबिलिटेशन के लिए नहीं बुलाया गया, जिस तरह सायम अयूब को इंग्लैंड भेजा गया, उनको इलाज के लिए अच्छी सहूलियत नहीं मिली, वो डिसहार्ट थे, हमने मुतअद्दिद बार देखे उनके बयान। लेकिन दूसरी जानिब अगर प्लेयर को भी सोचना चाहिए कि वो थोड़ा तहम्मुल से काम लें। अगर आप सोशल मीडिया पे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातें करेंगे जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप खेलना चाहते हैं, तो फिर कभी भी वो ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं, आप कहीं पे बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी पसंद नहीं करेगी ऐसे बंदे को जो उनके बारे में बुरी बातें करे। सो मुझे लगता है कि एहसानुल्लाह के साथ ज्यादती तो हुई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने साथ भी खुद ज्यादती करते हुए दिखाई देते हैं। तो उन्हें एज अ प्लेयर, क्योंकि प्लेयर तो होता ही हम्बल है, उन्हें लड़ना पड़ता है मैदान में। तो मैदान हो या जिंदगी हो, आपको लड़ते रहना चाहिए। ये नहीं है कि जिनके साथ आप खेल रहे हैं उनके साथ ही आप लड़ना शुरू हो जाए। सो ये थे। और दूसरा, अहमद शहजाद के साथ भी आपने देखा, अहमद शहजाद वाला वाकया भी यही है। अहमद शहजाद ने भी सोशल मीडिया पे आके कहा कि मुझे इन्होंने रख लिया है लिस्ट के अंदर, लेकिन मैं तो खेल ही नहीं रहा। उन्होंने भी बहुत तनकीद की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि और वो भारी पड़ी, जिस तरह ये जो सोशल मीडिया हैंडल करने आ जाते हैं प्लेयर खुद से ना, वो बड़ा भारी पड़ता है। फ़खर जमान के साथ जो कुछ हुआ। अच्छा इमरान, हमारे पास वक्त बड़ा कम होता है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस वक्त अब जो इंटरनेशनल क्रिकेट भी शुरू होने वाली है, वेस्ट इंडीज़ का जो टूर है उसके हवाले से टीम अनाउंस की गई है। 7 तब्दीलियाँ की गई हैं जो अफ्रीका से प्लेयर वापस आए हैं उस टीम में। ये ज़रूरी थी 7 तब्दीलियाँ पाकिस्तानी टीम में इस वक्त करना? देखिए, जो पहले थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा। देखिए, साउथ अफ्रीका में जो टेस्ट टीम स्क्वाड हमारा गया था, वहां पर भी मैं समझता हूँ कि साजिद खान के साथ ज्यादती हुई थी। साजिद खान का स्क्वाड से निकलना बनता नहीं था, अब उनको वापस लिया गया। देखिए, एक बंदा तो ये रीजन दिया गया था कि वहाँ विकेट जरा फास्ट होती हैं, तो वो इतने ज्यादा स्पिनर्स का काम नहीं है, और फास्ट बॉलर्स ने वहाँ पे काम किया भी था मां सिवाय एक आध इनिंग के जिसमें बड़ा स्कोर पड़ गया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे बात बताएं, जो दूसरा टेस्ट मैच हुआ था, क्या आपने सलमान अली आगा से 38 ओवर नहीं करवाए एज स्पिनर? और क्या साउथ अफ्रीकन जो स्पिनर थे उन्होंने 3 आउट नहीं की, इंपॉर्टेंट विकेट्स नहीं? सो स्पिनर का एक पार्ट होता है। आप शक्लैन मुश्ताक अहमद को देखें, वो दुनिया में जब भी जहां क्रिकेट हुई है, शेन वॉर्न को देख लें, वो 7 कैरी होते थे। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि तीनों मैच में तेज विकेट बने। जहां आपको हल्का विकेट मिलता है, थोड़ा ब्रेक मिलता है, आप उसको 11 साइड में डाल लेते हैं। लेकिन आप टूर पे ही ना लेके जाए, 15 से साइड से निकाल दें, ये ज्यादती है। तो अभी भी यहाँ पर ये हुआ है कि आपको एकदम से इतनी तब्दीलियां आपने कर दी कि आपको समझ नहीं आ रही। मैं समझता हूँ नए लड़कों को मौका देना चाहिए, पर इस तरह से नहीं है। देखिए, अगर रोहेल नजीर की बात करें, जिनको इन्होंने स्क्वाड के अंदर डाला है, वो सरासर जाती है। आपने फर्स्ट क्लास का उनका करियर उठा के देखें, आपके लोग स्टैट्स में होंगे, दिखाएं कि उनका फर्स्ट क्लास के अंदर क्या परफॉर्मेंस है। जो टेस्ट मैच के अंदर टीम सेलेक्ट की जाती है, उसमें 4 रोजा क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस सामने आती है। ठीक है, मोहम्मद अली ने आउट किया, उसका हक बनता था, लेकिन रोहेल नजीर, आप समझते हैं कि रिजवान की जगह पर वो रिप्लेस कर पाएंगे? इतनी मतलब एक्सपीरियंस को आप बहुत जूनियर के साथ रिप्लेस करने जा रहे हैं। सो ये एक ज्यादती है। फिर उसके ऊपर आप अगर देखें कि आपके पास बैटिंग में अगर हम बात करें तो उसकी भी क्रिकेट एक्सपर्ट वजह बता रहे हैं कि जनूबी अफ्रीका हो या इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, उसके मुकाबले में अगर वेस्ट इंडीज से आप सीरीज खेलने जा रहे हो तो फिर नए प्लेयर्स को मौका दे देना चाहिए।
देखिए, आप ये भी तो देखें ना कि आपके कितने प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं जिनको आप रिप्लेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ को तो आप रेस्ट की बुनियाद पर बाइट कर रहे हैं ना, क्योंकि आगे आपकी ट्राई नेशन सीरीज आने वाली है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है। आप उसको ड्रॉप सिर्फ रेस्ट की बुनियाद पर कह सकते हैं, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस बेस पे किसी बैट्समैन को बाहर निकालते हो तो मैं समझता हूँ जवाब, ये जो आपकी मुल्तान की पिचेस हैं यहाँ पर आपको, क्योंकि टर्निंग पिचेस होंगी, तो वेस्ट इंडीज भी इतनी हल्की टीम तो नहीं होगी। हाँ, मैं समझता हूँ कि आप 70-30 के मुताबिक चल सकते हैं कि, लेकिन फिर भी आपके जो आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन हैं, जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं, उन्हें खिलाएं यहाँ पर। हमेशा मैं कहता हूं कि जब आपका प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो तो उसे अपनी घर वाली जो कंडीशंस है उसके अंदर फॉर्म पर लेके आए। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी के 3-4 प्लेयर डाल दें और अगर फर्ज करें वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट फ्लॉप हो जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, मतलब उनका सारा करियर बिल्कुल खत्म। तो टर्निंग पिचेस के ऊपर, इतनी ब्रेक पिचेस के ऊपर नए प्लेयर को खिलाना ये भी ज्यादती है। अगर आपने फिर मौका देना है तो जिस तरह आपने माजी में प्लेयर्स को मौका दिया, साइम अयूब को आपने कंटिन्यू मौका दिया, लंबा मौका दिया, आपने शान मसूद को लंबा मौका दिया, बाबर आजम कितना लंबे अरसे से खेलते हुए चले आ रहे हैं, 1-2 मैचेस बाहर हुए, तो फिर नए प्लेयर्स को लाकर क्या आपके अंदर इतना हौसला है कि उनको कंटिन्यू करवा पाए 10-12 मैचेस? क्या सीनियर प्लेयर्स जगह छोड़ने के लिए तैयार होंगे? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जी है। बिल्कुल ऐसे ही। इमरान साहब, वक्त की कमी है इसलिए आपको इंटरप्ट करना चाह रही हूँ और माजरत करूँगी इसलिए, लेकिन आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपकी बात से हम बिल्कुल एग्री करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच जॉइनिंग अस। इमरान सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। सो अब ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अब प्रोग्राम में हम बात करेंगे हीरो पाकिस्तानी की और आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे बाहिम्मत और हौसलामंद एथलीट खिलाड़ी से जो खुद नाबीना है, लेकिन उन्होंने अपनी माजूरी को अपनी ताकत बनाते हुए 1-2 किलोमीटर नहीं 42 किलोमीटर तवील मैराथन रेस जीत ली है। बिल्कुल, एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले शुजात अली ने सक्खर में मुनक़िद हुई लोक सहांता मैराथन चैंपियनशिप में कामयाबी समेटी और एक नया कौमी रिकॉर्ड कायम किया। यकीनन कई घंटों पर मुहित ये 42 किलोमीटर की दौड़ जो है वो तकरीबन इम्पॉसिबल है और बहुत बड़ा एक चैलेंज है, लेकिन जो हमारे कौमी हीरो हैं, स्पेशल एथलीट शुजात अली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आपकी उनसे मुलाकात भी करवाते हैं। बिल्कुल शुजात, आपका शुक्रिया, आपने शो में बहुत हमें कीमती वक्त दिया है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको जो रनिंग का शौक है वो कब पैदा हुआ, कितने अरसे से आप प्रोफेशनली मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं? मैं बोल न्यूज़ का बेहद मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। तो पिछले कोई 10-12 साल से मैं शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग में वो करता हूँ, मॉर्निंग एक्टिविटीज़। तो शौक मुझे अभी 3-4 सालों से ये लॉन्ग डिस्टेंस का हुआ। तो इसमें तकरीबन छोटी मोटी मैराथन प्रैक्टिसेस के हिसाब से तादाद है। तो बाकी ऑफिशियली एक खपलू में कराकोरम अल्ट्रा के नाम से इवेंट खेला था, हाफ मैराथन वहाँ खेली थी। तो अभी ये ये फुल मैराथन सक्खर में जो एक नेशनल रिकॉर्ड सेट हुआ है, ये दूसरा इवेंट खेला है मैंने। जी, वैसे शुजात साहब, सक्खर मैराथन रेस तकरीबन 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा तवील थी। ये बताइए इस रेस में क्या सड़कों को बंद किया गया था दौड़ के लिए स्पेशली, और किस तरह इस रेस को मुकम्मल किया गया? थोड़ा हमारे नाज़रीन को अपने एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज़। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, ये 42.29 किलोमीटर फुल मैराथन थी और इसके लिए ट्रैफिक का बड़ा अच्छा इंतज़ाम था। एक साइड से ट्रैफिक डिवाइड की हुई थी, वहाँ की ट्रैफिक इंतज़ामिया ने, DIG से सक्खर ने, तो बहुत अच्छे से हमें इसमें कंप्लीट करने में कोई कम से कम जो है ना, कम से कम दुश्वारी हुई है। इसका डिस्टेंस जो था इसको कंप्लीट करने में, इसमें अहम रोल था DIG सिंध सक्खर जिन्होंने इस रेस को ऑर्गेनाइज भी कराया था और साथ में इसका रोड की क्लियरेंस करनी, ये बड़ा ज़रूरी होता है। ये हर उसमें अक्सर करना पड़ता है, ये किस्सा होता है इसका, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था। ट्रैफिक को बड़े अच्छे से, ठीक है, बड़ा ज़रूरी होता है इंतजामात का करना। अच्छा शुजात, एक ऐसे शख्स का दौड़ना जो बिनाई से महरूम हो, वो भी 42 किलोमीटर, कोई आसान नहीं है। ये बताएं, घर वालों दोस्तों की जानिब से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला जब उन्हें पता चला कि आपने कौमी रिकॉर्ड बना लिया है?
जी, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, क्योंकि आप भी देखते रहते हैं, कवरेज देते होंगे। ये ब्लाइंड लोगों को माशरे में वैसे भी बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो इसके बावजूद मैं जो है इन चीज़ों को साइड पे रख के तो मैंने इस चैलेंज को बड़ी अच्छे से एक्सेप्ट किया और कंप्लीट किया। इसमें मेरी फैमिली और फ्रेंड्स, इससे पहले जो होता था कि वो जी इधर से गिर जाओगे, कुछ हो जाएगा, एहतियात किया करो, वो करते थे। जब ये रिकॉर्ड बना के आ गया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत खुश हुए हैं मेरे से, उससे और इम्प्रेस भी हुए हैं। और काफ़ी सारे लोग हैं कि जो मोटिव फील्ड में अभी आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करने लग गए हैं इसको, रनिंग को। जी सर्टेनली हमें अंदाज़ा है कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से आपने किया। आप खुद एक स्पेशली एबल्ड पर्सन है, लेकिन कई आंख वालों के लिए जो है ना वो मोटिवेशन है। ये बताइए, रेस में दौड़ने के लिए प्रैक्टिस किस तरह की आपने? रोज़ाना कितने घंटे दौरानिया था? सेशंस कितने लंबे लगते थे आपके? हाँ जी, रोज़ाना की बुनियाद पे मैं सुबह मॉर्निंग में 2 घंटे का सेशन लगाता हूँ ग्राउंड में जाके। उसमें अक्सर मैं अकेला ही वो करता रहता हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है, कभी वेदर का कोई इशू आ जाता है, तो उस वजह से मुझे फिर थोड़ा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो उसमें मुझे घर से ग्राउंड तक लाने ले जाने में मेरे कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, भाई हैं बड़े, वो सपोर्ट करते हैं, जो इस रनिंग में डेली की बुनियाद पे जो अपनी हेल्दी एक्टिविटी करते हैं, जो रनिंग वगैरह प्रैक्टिसेस करते हैं। तो इसके अलावा हफ्ते में एक आध लॉन्ग डिस्टेंस करना पड़ता है, उसके लिए 4-5 घंटे दरकार होते हैं। तो उसमें ग्राउंड के अलावा वो रोड पे जाना पड़ता है, तो उसमें मुझे एक आध बंदे की ज़रूरत पड़ती है, वो करीब से ही अपने क्लब के मेम्बरान में से कोई या कोई दोस्त हो तो उसको साथ वो करके तो रनिंग में मुझे वो मदद मिलती है और मैं प्रैक्टिस करता हूँ रोड पे रनिंग की। ये रोज़ाना की मेरी रूटीन वर्क है। और मैं मैसेज देना चाहता हूँ दुनिया, इसके पाकिस्तान लेवल के जितने भी यंग जनरेशन है जो इस फील्ड में नहीं है, जो ये मोबाइल एक्सेसरीज़ या मंशियात या इस तरह के फजूल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो उन चीज़ों को छोड़ के तो मॉर्निंग एक्टिविटी करें। मैं उनके लिए बेसिकली ये मैं मोटिवेशनल वो भी करता रहता हूँ, तो ये अपनी एक्टिविटी करता हूँ ये मैसेज देने के लिए कि मैं अगर ब्लाइंड बंदा इस तरह कर सकता हूँ तो आप आंखें रख के आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल करें और बाकी भी माशरे को इस तरफ मोटिवेट करें और हेल्दी एक्टिविटी करें ताकि अस्पतालें आप मशाल राह हैं ऐसे लोगों के लिए जो डिसेबल हैं और अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दे रहे हैं आप, और एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। 42 किलोमीटर के जो तवील ट्रैक था उस पर दौड़ कर आपने, और हम दुआ करेंगे कि नेशनल लेवल पर तो आपने रिकॉर्ड बना लिया है, इंटरनेशनल लेवल पर भी आप जल्द पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सर्टेनली, और मैं इनको देख के मुझे मोटिवेशन मिल रही थी। आप देखें, हम लोग तो फिटनेस को बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड लिए हुए होते हैं, तो भाई आप लोग, हम सब लोगों को इनसे सीखना चाहिए। और मेरा ख्याल है फिटनेस को जो है अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाइए। इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं जाना नहीं है क्योंकि प्रोग्राम अभी बाकी है मेरे दोस्त। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क भर में शदीद सर्दी है, किस शहर में कितना दर्जा हरारत है, इस बारे में अपडेट करेंगे हमारी साथी एंकर सोनिया सुंदर। थैंक यू सो मच जवाद। तो वक्त हो जाता है वेदर अपडेट्स का। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में शदीद सर्दी रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदनवा में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने की तवक्को है। चित्राल, दीर, सवात और मतलब जो है वो जज्वी तौर पर अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश भी एक्सपेक्टेड है। बारिश की भी साथ पेशन गोई की गई है। शहर कायद की बात करें तो ठंडी हवाओं ने शहर को मजीद सर्द करके रख दिया है, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में आज सुबह धुंध की सी कैफियत बरकरार है। अहम शहरों की दर्जे हरारत की बात करें तो आज हमारे शहर कराची में जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 11, और आप देख सकते हैं कि पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान है। साथ में मैक्सिमम जाएगा 26 डिग्रीज तक। लेकर चलते हैं आपको हैदराबाद की जानिब। तो हैदराबाद में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 11, मैक्सिमम जाएगा 24 डिग्रीज तक, और यहाँ पर भी बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी। मीरपुर खास की अगर मैं बात करूँ तो मीरपुर खास
में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री तक जाने का इम्कान। सूरज जो है वो थोड़ा थोड़ा चमकता रहेगा। नवाबशाह लेकर चलते हैं आपको, तो नवाबशाह में भी आज जो मौसम है वो सर्द रहने का इम्कान है। सर्द हवाएं चलेंगी। सर्द हवाओं के साथ साथ दर्जे हरारत जो मिनिमम रिकॉर्ड किया जाना है वो है 8 और मैक्सिमम जाएगा 23 डिग्री तक। स्काई जो है वो क्लियर रहेगा। लाड़काना की अगर मैं बात करूं तो लाड़काना में मिनिमम टेम्परेचर 8 एक्सपेक्टेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री तक रहने का इम्कान। जबकि गवादर में बादलों का राज रहेगा और बादलों के साथ साथ जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 15। स्काई क्लियर रहेगा, सूरज चमकता रहेगा और मैक्सिमम जो जाएगा वो जाएगा 24 डिग्री तक। लेकर चलते हैं आपको क्वेटा की जानिब, तो क्वेटा में बादलों का राज रहेगा। क्वेटा में बादलों के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर जो एक्सपेक्टेड है वो है -2 और मैक्सिमम जाएगा 12 डिग्री तक और सूरज यहाँ पर भी चमकता रहेगा। जबकि मुल्तान में जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 5 और मैक्सिमम जाएगा 21 डिग्री तक और पार्टली क्लाउडी रहेगा, यानी कि सूरज आंख मचोली खेलता रहेगा। बात करें अगर लाहौर की, तो लाहौर में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है जनाब 5 और मैक्सिमम जाएगा 17 डिग्री तक और यहाँ पर भी पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान। फैसलाबाद में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 6 और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है 19 डिग्री टेम्परेचर। और अगर मैं शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद की बात करूँ तो इस्लामाबाद में सर्द हवाओं का राज रहेगा, बादलों का भी राज बरकरार रहेगा और आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 5 और मैक्सिमम जो है वो है 18 और पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान। सो इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं, मौसम की सूरत हाल मज़ीद जानते हैं हमारे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से। जवाद, ओवर टू यू। सोनिया हमें बता रही थी मौसम की सूरत हाल के बारे में, इस पर मज़ीद बात कर रहे थे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सरदार साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें शो में देने के लिए। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। कराची में जो सर्द हवाओं का राज है ये कब तक बरकरार रहेगा और जब ये हवाएं चले जाएंगी तो पारा कितना ऊपर जाएगा दोबारा? देखिए, हवाएं तो जो तेज़ हवाएं चली थी वो तो कल ही चली थी, आज उतनी तेज़ नहीं है, आज तो लाइट विंड ही है। और टेम्परेचर वाइज देखिए तो पिछले यानी 12 तारीख से जो शुरू हुई थी दोबारा से सिंगल डिजिट में जा रहा था टेम्परेचर, तो एक दिन 9 पॉइंट समथिंग, फिर 10 पॉइंट समथिंग और आज भी 11 के करीब ही रहा है। तो कहीं पर 9, कहीं पर 10, कहीं पर 11। आपको पता है कराची काफ़ी बड़ा एरिया, बड़ा शहर है, तो इतना रेंज, मतलब इस रेंज में होता है टेम्परेचर। अगले एक आध हफ्ते तक समझ लें आप, कोई 18 तक या 19 तक ऐसे ही रहेगा, 9 से 11 के दरमियान, कहीं पर 12, इस तरह से इसी रेंज में रात का टेम्परेचर। और 17 तारीख को तेज़ हवाएं दोबारा चलने का इम्कान है। तो जाहिर है जिस दिन तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो दिन भी आपको सर्द महसूस होता है। जैसे गुज़श्ता दिन चली तेज़ हवाएं तो टेम्परेचर 24 तक ही रहा मैक्सिमम। इसी तरह से 17 और 18 2-3 दिन उसके बाद जो होंगे, 17 को भी, 18 को भी और 19 को, उसमें वही 24 या 25 इसी तक रहेगा मैक्सिमम टेम्परेचर भी। आज कल जो उससे पहले 17 से पहले 2-3 दिन है, इसमें 26 तक जा सकता है या 27 तक जा सकता है मैक्सिमम। लेकिन वही रात की और सुबह की सर्दी बरकरार रहेगी अभी टिल जो आपकी नेक्स्ट वेस्टर्ली वेव आएगी वो 20 के बाद आएगी। एक बलूचिस्तान में तो वैसे हल्की फुल्की है, कल और परसों उसमें कोयटा और गिरदोनवा में चमन जो वगैरह ज़ियारत वगैरह में कोई बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है उधर। लेकिन बाकी पूरे मुल्क में एक तरह से वेस्टर्ली वेव 20 के बाद दाखिल होगी उसके। अच्छा, वैसे सरफराज साहब अगर थोड़ा पंजाब की भी बात कर लूँ तो अब भी आज भी सुबह और रात के औकात में भी धुंध की सी कैफियत जो है वो बरकरार है। तो आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं, क्या मौसम रहेगा पंजाब का, क्योंकि मोटरवेज तो स्टिल बंद कर दी गई हैं? देखिए, धुंध तो बड़ा कॉमन फिनोमेना होता है ना सर्दियों के दिनों का। वो एक पहले वो होती थी, स्मॉग होती थी ना जो नवंबर तक, वो प्रिवेल कर रही थी। उसमें तो दिन भर में भी सूरज की रोशनी बहुत मध्यम होती थी इस तरह से। लेकिन अब ये कि धूप अच्छी निकलती है 10-11 बजे के बाद जब धुंध छट जाती है। लेकिन रात 10-11 बजे के बाद जाहिर है कि वो जो वेजिटेटिव एरियाज़ हैं ना उनके इर्द गिर्द, मोटरवेज के इर्द गिर्द ज़्यादा हो जाती है, जो खुले होते हैं, जो मॉइस्चर अवेलेबल होता है, तो रात में टेम्परेचर गिरने से कंडेंस होकर एक तरह से धुंध की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन ये कि दिन में फिर बेहतर हो जाता है मौसम। तो ये तो अगली जो वेव में आपको बता रहा था कि बारिश बरसाने वाले जो वेव होगी 20 के बाद, उसमें उस तक तो धुंध इसी तरह से रहेगी। फिर ये कि वो वेव जब अप्रोच करेगी तो कुछ क्लाउडीनेस आएगी, तो इस धुंध की शिद्दत में कमी आ जाएगी फिर। राइट। अच्छा सरफराज साहब, पाकिस्तान के अगर दीगर शहरों की बात करें, बालाई इलाकों की बात कर लें, यहाँ पर एरिया की बात करें, तो कौन से मकामात हैं ऐसे हैं जहाँ पर बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है आज?
अभी तो इतनी कोई ख़ास वेव नहीं है। मैं आपको बता रहा था कि यानी आज 14, 15 और 16 जनवरी को बलूचिस्तान के चंद एक इलाकों में हल्की फुल्की बारिश है और हो सकता है कोई लाइट स्नो भी हो जाए ज़ियारत वगैरह की तरफ, उसका भी इम्कान हो सकता है। लेकिन 20 के बाद एक अच्छी वेव आएगी जो बलूचिस्तान के बेशतर एरिया को स्वीप करती हुई ऊपर निकलेगी। आपकी एक्सफोर्टा रीजन है जो, और इसी तरह से KP के वादी सवात हो गया, और दूसरा उधर कागान नारान हो गया, बाबू सट्टाप फिर कश्मीर, फिर मरी और बलियात। तो उन तमाम इलाकों में 22-23 को 22 से लेकर 24-25 तक वो जो दिन होंगे उनमें अच्छी बारिश और फिर पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी भी मुतवक्के है। जी, थैंक यू सो मच सरफराज साहब, हमें इतनी अच्छे से आपने वेदर अपडेट्स दी, बहुत बहुत ज्वाइन करने के लिए। बात कर लेते हैं कुछ अमरीकी रियासत के हवाले से। अमरीकी रियासत लॉस एंजलिस में लगी आग पर एक हफ्ते बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है। अब तक 24 अफराद हलाक हो चुके हैं, कई अफराद लापता हैं, 1 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। और जो इत्तलात सामने आ रही हैं उनके मुताबिक 40,000 एकड़ ज़मीन और 12,300 इमलाक जो हैं वो राख का ढेर बन चुकी हैं। खौफनाक आग को बुझाने के लिए 12,000 से ज़ायद फायर फाइटर्स, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि आग पर काबू पा लें, लेकिन आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। अमरीकी मीडिया ये बता रहा है कि आग कब बुझेगी इस हवाले से फौरी तौर पर सिर्फ मफरूज़े ही कायम किए जा सकते हैं, क्योंकि इसका इन्हिसार दीगर कई अवामिल के साथ साथ हवा के चलने और ना चलने और बारिश के होने या ना होने पर है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैलिफोर्निया से नुमाइंदा बोल रुमैल खुदुस। बहुत शुक्रिया रुमैल वक्त देने के लिए। क्या सूरत हाल है? जो अब से कुछ देर पहले खबर सामने आई थी, कुछ घंटों पहले खबर सामने आई थी कि हवाएं और ज़्यादा तेज़ हो गई हैं, मज़ीद वार्निंग जारी कर दी गई है, लोगों को जो कर्फ्यू था उसमें मज़ीद सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि तेज़ हवाओं के बायस जो आग है वो मज़ीद फैल रही है। इस वक्त क्या सूरत है? जी, ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि लॉस एंजलिस की वेंचुरा काउंटी है जहाँ पे तकरीबन 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसकी वजह से शोले उड़ के मजीद और जगह पे आग मजीद फैल रही है, जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पे अभी काबू नहीं पाया जा सका आग के ऊपर। तकरीबन समझ लें आप इस वक्त 13% जो पैलेस्टाइन जो बिगेस्ट एरिया है इस वक्त जो तबाही का मंजर, जहाँ 20,000 एकड़ से ज़्यादा नुकसान हो चुका है, उधर तकरीबन 15% पे काबू पाया है। बाकी जो दूसरी काउंटी है वहाँ पे तकरीबन 27% है, लेकिन अभी भी मुकम्मल तौर पे काबू पाया नहीं जा सका। और मज़ीद अगर आगे इसी तरह हवा का दबाव होता रहा तो ये आग मज़ीद और फैलने का खर्चा है। तकरीबन अमेरिका से बाहर कनाडा, मेक्सिको और यूक्रेन ने अपनी इमदाद भेजी है, लोगों को भेजा है यहाँ पे मदद के लिए। तो लिहाज हो कि ये सब चीज़ें पुट टुगेदर हो के आगे ठीक हो जाता है। अच्छा रुबैल, 6 रोज़ हो चुके हैं, 7वें रोज़ में दाखिल हो गई है। इंतज़ामिया कुछ इस बारे में कुछ डेडलाइन दे रही है? कुछ बताया जा रहा है कि मज़ीद कितना और वक्त दरकार होगा इस आग पर काबू पाने के लिए? अभी आप बता रहे हैं कि अभी तो सिर्फ 15% तक आग पर काबू पाया, बाकी 85% अभी भी वहाँ पर आग है जो जल रही है। जी जी, असल में चक्कर ये कि जो यहाँ के जो इदारे हैं वो दुआ कर रहे हैं कि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाए, अगर बारिश नहीं हो रही तो ठंडा हो जाए, ताकि मज़ीद उनको थोड़ा टाइम मिल जाए कि वो इसके ऊपर काबू पा सके। तो लस्सी वो होप की उम्मीद कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने की, इसको मज़ीद तेज़ करने के लिए कहा जा रहा है अमरीकी हुकूमत का, और कितनी ज़रूरत है इसको मज़ीद बढ़ाया जाए रेस्क्यू ऑपरेशन को? आज तकरीबन कैलिफोर्निया गवर्नर न्यूसम ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसमें 1000 कोस्ट गार्ड को और मतलूब किया है ताकि वो इस चीज़ के ऊपर काबू पा सके। तो लस्सी देखें अभी और मज़ीद इक्विपमेंट वगैरह और चीज़ों का दिखा है। अच्छा रुमैल, कुछ ऐसी भी इतलात हमें मौसूल हुई कि जो वहाँ के फायर ब्रिगेड का जो महकमा है वहाँ पे उनका बजट जो है वो कट किया गया था, और अभी तक बहुत सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो हैं उनके पास मैसर भी नहीं है। तो क्या ऐसी सूरत हाल में ये चीज़ बनती थी? अब तो और मुश्किल सूरत हाल हो गई है वहाँ पर। जी, ये ऐसा हुआ है। इलेक्शन जब हुए तो उसके अंदर बजट कट किया गया था, और इन लोगों ने यही कहा था कि बजट कट किया जाए क्योंकि सिटी का बजट जाता है। लेकिन अभी भी काफ़ी स्टेट है, अमेरिका काफ़ी स्टेट ने तकरीबन काफ़ी सारे स्टेटों से हेल्प मांगी है, जो लोगों ने यहाँ पर आके फायर फाइटर आए हैं। बिल्कुल ठीक है। रुमैल खुदूस हमें बता रहे थे इस वक्त वहाँ सूरत हाल क्या, काबू पाने के लिए इक़दाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ
15% आग पर काबू पाया जा सके। अल्लाह करे कि जल्द से जल्द वो देखें, जो भी है जहाँ पे भी इंसान है, इंसानियत का तो एहसास सभी रखते हैं। हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द वहाँ पे हालात जो हैं वो अच्छे हो जाएं, चीज़ें सही हो जाएं। अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। वैसे मुझे याद पड़ता है जवाद कि जब हम छोटे थे, जब बड़े बड़े नाम थे स्पोर्ट्स के, वसीम अकरम तो क्रिकेट के, तो फिर अगर स्कॉश की बात कर लें तो जहांगीर खान साहब, और इतने बड़े बड़े नाम थे। जहांगीर खान के बगैर तो खेल का पाकिस्तान में मैदान ही पूरा नहीं होता। फिर वो ज़रा दौर कम हो गया, मध्यम होता चला गया, चीज़ें ज़रा नीचे दर्जे पर आ गई। लेकिन अब आउट ऑफ नोवेयर समहाउ स्कॉश हमारा, स्पेशली जहाँ क्रिकेट इंटरनेशनली बड़ा नाम हमारा रोशन कर रहा है, वहाँ पे स्कॉश जो है वो भी बड़ा ऊपर आ गया है। मैंने तंज में नहीं कहा, मैंने जो मुस्कुराए। अब नौजवान खिलाड़ी हैं जो आगे आ रहे हैं, पाकिस्तान में एक बार फिर से पाकिस्तानी फ्लैग को ऊपर लेकर जा रहे हैं। एडिनबर्ग में स्कॉटिश जूनियर ओपन चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें तारीख रकम कर दी है पाकिस्तान ने। पाकिस्तानी नौजवान अजान अली स्कॉटिश जूनियर ओपन चैंपियनशिप के नाकाबिल शिकस्त खिलाड़ी बन गए हैं और स्कॉच स्टार अजान अली ने फाइनल में स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी को शिकस्त दी। बिल्कुल, जबकि मेगा इवेंट में 22 ममालिक से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें कनाडा, बरतानिया, इटली, मिस्र, अमेरिका वगैरह भी शामिल थे। लेकिन मोहम्मद अजान अली खान और टीम मैनेजर रेहान ताहिर जो हैं, उन्होंने वहाँ पर खूब जम के खेला। उनके जो टीम मैनेजर हैं ना रेहान, वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा बच्चों को आगे लेके चलते हैं। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे साथ अजान जो है वो मौजूद हैं। अजान को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजान, एंड वेलकम टू दिस शो। भाई कमाल कर डाला आपने, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपने तो कौम का सर से बुलंद कर दिया, फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आप ये बताएं कि इस तारीखी कामयाबी पर सबने कैसा रिस्पांस दिया, घर वालों का रिस्पांस कैसा रहा, लोगों का रिस्पांस कैसा रहा? मुझे काफ़ी वेलकम मिला मुस्लिम हैंड की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की तरफ से और जहांगीर खान की तरफ से, और मेरे पेरेंट्स ने वेलकम किया जी। अच्छा अजान, अभी अब मज़ीद क्या आपने टारगेट सेट किए हैं? बहुत बड़ी अचीवमेंट एक आपने हासिल की है, यकीनी तौर पर एक बड़ा ब्राइट फ्यूचर है आपका। मज़ीद क्या अगला टारगेट अब आपने क्या सेट किया? मेरा नेक्स्ट गोल यही है। अभी फ़िलहाल तो मैं एशियन चैम्पियनशिप के ट्रायल्स खेल रहा हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सिलेक्ट हो जाऊँगा, और नेक्स्ट गोल ये है कि वर्ल्ड चैम्पियन बनना है इंशाल्लाह आगे अगली। बिल्कुल अजान, वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, एशियन चैम्पियन के लिए अब आप ट्रायल की तैयारी कर रहे हैं। ज़रा ये बता दीजिए कि कितना ये मुश्किल खेल है, क्योंकि इस खेल में फ़िटनेस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। कितना वक्त है, कितने घंटे आप ट्रेनिंग करते हैं? मुझे याद है पूरे जो एथलीट हुआ करते थे उनमें सबसे मशहूर एक्सरसाइज जहांगीर खान की थी। कई मौके पर नेशनल टेलीविज़न पर उनकी एक्सरसाइज को दिखाया भी जाता है जिस तरह वो करते थे। तो वो 8 दिन करते थे, मतलब पूरा दिन वो कोर्ट के अंदर रहते थे। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि ट्रेनिंग वगैरह उनकी तरह करूँ, पर बहुत डिफ़िकल्ट होता है। स्कूल भी होता है, पढ़ाई भी होती है, और स्क्वाश को भी मैनेज करना पड़ता है, फिटनेस लेवल को भी मैनेज करना पड़ता है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। कितना वक्त देते थे आप एक्सरसाइज को, फिटनेस के लिए? मैं कम से कम 4 घंटे निकाल लेता हूँ। अच्छा, एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, ये कि आपको क्या लगता है इतना लंबा गैप क्यों आया जहांगीर खान, जानशीर खान के बाद? अब आप आगे आए हैं, इंशाल्लाह ताला आप वर्ल्ड चैम्पियन भी बनेंगे। ये बताइए क्या रुकावट आपको लगता है इस खेल में है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में दीगर खेल, बड़े जो खेल हैं, क्रिकेट, हॉकी खेला जाता है, उस तरीके से स्क्वॉश में क्या रुकावट है? मुझे यही लगता है इस वजह से गैप आया है बिकॉज पाकिस्तान का जो स्पॉन्सरशिप है वो बच्चों के पास नहीं है। जैसे मुस्लिम हैंड्स ने अभी मेरा काफ़ी सपोर्ट की, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने काफ़ी सपोर्ट किया। अगर इनके बगैर ये ना होते तो मैं ये टूर्नामेंट नहीं खेल सकता, क्योंकि मेरे बाबा इतने एक्सपेंसिव बर्दाश्त नहीं कर सकते, लाइक 15 लाख और इतना एक्सपेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यही, और ये इसी वजह से गैप आया बिकॉज स्पॉन्सरशिप नहीं है इसके पास। बड़ी आसान आपने खूबसूरत बात की, आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे और दुआ करेंगे कि आप वर्ल्ड चैम्पियन बने, एशियन चैम्पियन की आप तैयारी कर रहे हैं। सुनिए, आपने देखा, बता रहे हैं कि जो सबसे अहम और खुशाइन बात है वो ये
कि वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की बड़ी है, अगर ये ना होते तो शायद वो चैंपियन भी ना बन सकते। हुकूमत ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच अजान फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा ये देख के कि अब इस उम्र के बच्चे जब पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तानी बच्चे, हमारी पाकिस्तानी यूथ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ऊपर चली जा रही है। अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे और हेल्थ और फिटनेस के हवाले से बात करेंगे, कहीं जाना नहीं है। वेलकम बैक जनाब। अब बात हो जाए कुछ हेल्थ और फिटनेस के हवाले से। वैसे जवाब, आपको याद होगा जब हम छोटे भी थे और अभी भी हमारी जो माएँ हैं वो हमें एक बात समझाती हैं, भाई ठंडे पानी से नहीं नहाना, सर्दियों में भी बिल्कुल ऐसे, इवन गर्मियों में भी कुछ माएँ जो हैं वो कहती हैं नहीं ठंडे पानी से या ठंडे पानी से नहीं नहाना, बीमार हो जाएंगे। फिर और दूसरी तरफ आते हैं तो फिर आ जाता है आइस बकेट चैलेंज, बर्फ की जो आइस क्यूब्स होती हैं उनको ये तो जब हम बड़े हुए तो हमने सोशल मीडिया पे देखा ना कि ये भी होता है, हमें तो ठंडे पानी से नहाने से रोका जाता है। तो इस वक्त जो है ना कौम आवाम जो है ना वो 50-50 में बटी हुई है। कोई कहता है जी ठंडे पानी से नहा लें तो बहुत अच्छे हेल्थ हो जाती है, स्किन जो है वो बहुत यंग दिखाई देती है। अगर आप गर्म पानी से नहा लें तो भाई वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं तो स्किन भी बड़ी अच्छी हो जाती है। तो लोग जो है ना बटे हुए हैं, तो हमने इसीलिए जो है ना अपने स्टूडियोज़ में आज हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट जो साहिबा जो है वो बुलाई हैं, डॉक्टर आयशा। उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि इसमें से कौन सी बात जो है वो ठीक है। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। बहुत सारी इस वक्त मिथ हैं जो सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं, जो हम अपने बड़ों से भी सुनते हुए आए और ख़ुद भी पढ़ लें। आजकल तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, गूगल करें आप पढ़ लें तो रिसर्च अलग अलग आती हैं। कुछ न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ठंडे पानी से नहा लें, उसके फ़वाइद हैं, कुछ कहते हैं नुकसानात हैं। आप बताइए नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए? आप किसकी टीम में हैं, ठंडे पानी या गर्म पानी? अच्छा, मैं तो ना ठंडे पानी की टीम में हूँ और ना बिल्कुल मैं गर्म पानी की टीम में हूँ। मैं जिस टीम में हूँ वो हूँ नीम गर्म पानी की टीम में। ठीक है, आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है इस वक्त गर्म और ठंडे के दरमियान चल रहा होता है ना। जब आपका सर्दियों में आपका जो टेम्परेचर होता है बाहर का वो कम होता है और इस वक्त आपको वार्म अप होने की ज़रूरत होती है। जिस वक्त आपको वार्म अप होने की ज़रूरत होती है, अगर आप एकदम बहुत ज़्यादा गर्म पानी अपने ऊपर डाल लेते हैं तो आपकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा हीट को नहीं ले पाती। ठीक है, और उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, कुछ लोगों को उसकी वजह से रैशेस भी हो सकते हैं, इरिटेशन भी हो सकती है, स्वेलिंग भी हो सकती है और दीगर उनके ब्लड प्रेशर जो है वो भी बढ़ सकता है और लोगों को इसकी वजह से मसाइल का सामना भी होता है। तो डॉक्टर साहिबा, इस वक्त मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगी। यहाँ पे हम अपनी ऑडियंस को बता दें, व्यूवर्स को हम अपने बता दें कि हम बोल्ड ब्रेकिंग्स फेसबुक पेज पर लाइव हैं। अगर आप डॉक्टर आयशा से कोई सवाल करना चाहते हैं तो अभी हमें फेसबुक पर आप लिख भेजिए और आपने जवाब ले लीजिए। जी डॉक्टर साहिबा। ठीक है, और उसी तरह अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी अपने ऊपर डाल लेते हैं तो उसकी वजह से हमें शिवरिंग भी हो सकती है, हमें कपकपाहट भी हो सकती है और हमें उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा हेडेक का सामना भी हो सकता है। और लेकिन दुनिया भर में हम देखते हैं कि आइस बकेट चैलेंजेस हो रहे हैं और उसको देख के पाकिस्तान में भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लोग हमें दिखा रहे होते हैं, बच्चे, छोटे भाई वगैरह के, देखें ये भी एक तरीका है, ये भी होना चाहिए। हाँ, लोग इस तरीके से कर भी रहे हैं और लोगों को बताया भी जा रहा है कि आप ये इस तरह से करें। लेकिन चूंकि मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ और कभी भी कोई लोगों को ऐसा मशवरा नहीं दूंगी कि कोई ऐसा रास्ता अख्तियार करें जिसकी वजह से उनकी सेहत को कोई ख़तरा हो। तो जब भी ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए जिसकी हमारा मज़हब भी हमें ये गाइड करता है तो वो मुतबादल तरीका हो, ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर की तरफ जाएं और ना बहुत ज़्यादा हीट की तरफ जाएं, एतदाल पसंदी की तरफ जाएं। डॉक्टर साहब, वैसे फेसबुक पे भी हमें शर्जील ने लिख के भेजा है कि ठंडा पानी और गर्म पानी मिक्स करते वक्त कितना टेम्परेचर का ख्याल रखना चाहिए कि ना ज़्यादा ठंडे की तरफ जाएं ना ज़्यादा गर्म की तरफ जाएं, तो क्या टेम्परेचर होना चाहिए? आपका जो बॉडी टेम्परेचर हो, जिस वक्त आपका जो बॉडी टेम्परेचर हो और जो आपका रूम टेम्परेचर हो। ठीक है, हर तरीके से आपको, अब तो मोबाइल भी इतना बेहतरीन तरीके से, जो भी आपके मोबाइल होते हैं उस वक्त भी आप देखें तो उसमें वो रूम टेम्परेचर बता रहे होते हैं। और जिस वक्त आप पानी में हाथ डालें और जब आप अपने पानी में 4 फिंगर्स डालते हैं तो आपको पता चल जाएगा उस वक्त ही कि आपको पानी का टेम्परेचर क्या है।
आपकी फिंगर्स आपको बता देंगे, ठीक है। तो वो जो आपकी बॉडी उस वक्त उसको एक्सेप्ट कर सके, ना वो बहुत ठंडा हो ना वो बहुत गर्म हो, वो पानी आप अपने जिस्म पे डालें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्रायोथेरेपी क्या है? ठंडे पानी से नहाने के बारे में कहा जाता है कि क्रायोथेरेपी होती है, बॉडी मसल्स को रिलैक्सेशन भी मिलती है, ये सब दुरुस्त है ये बात है? देखिए कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होती है। अगर आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही होती है और आपकी बॉडी बहुत हीट अप होती है, तो आपको आपका बोन्स का एक्सपर्ट, जो आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन है या जो क्रायोथेरेपिस्ट है, वो आपको एडवाइस करेगा और वो आपको सजेस्ट करेगा। तो उस वक्त आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं या जिस वक्त आपकी जो बॉडी पार्ट्स स्वेल्ड अप हैं या वो इन्फ्लेम्ड हैं, उसमें उस वक्त आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उस एक्सपोज्ड एरिया को आप कोल्ड हीट पे या कोल्ड आइस के ऊपर वो रखा जाएगा। डॉक्टर साहब एक सवाल और आया हमारे पास कि यूजुअली ख़वातीन जो हैं वो यंगर लुकिंग स्किन के लिए, एक फ्रेश स्किन के लिए भी आइस क्यूब लेके फेस के ऊपर मसाज करती हैं, जो सुबह उठने के बाद जो सूजन आ जाती है जनरली, बेसिकली ये उसका सवाल है कि उसके लिए जो हम आइस यूज़ करते हैं तो वो सही है? बिल्कुल सही है, जैसे उन्होंने कहा ना, तो वही उसका जवाब है कि जब आपकी बॉडी के ऊपर ऑलरेडी एक स्वेलिंग हुई हुई है या इन्फ्लेमेशन हुई हुई है या ओपन पोर्स हुए हुए हैं, तो जब आप ये आइस क्यूब वाला मेथड तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपको कंफर्ट दे। अगर आपने इतने आइस क्यूब अप्लाई कर लिए हैं और उसके बाद आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, आपको कोई शिवरिंग हो रही है या कुछ लोगों को इसकी वजह से माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, तो कोई भी ऐसा काम आप खूबसूरती के लिए करें और बाद में वो आपको तकलीफ दे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप वो ना करें। लेकिन आइस क्यूब्स तो बहुत अच्छी हैं, उसके बाद लोगों की स्किन भी ग्लो करती है, ओपन पोर्स भी क्लोज होते हैं, और मैंने ये देखा है कि उससे स्किन के टेक्सचर पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा है। स्किन के टेक्सचर पे भी डिफरेंस फील होता है? अच्छा, एक और सवाल आया डॉक्टर साहब फेसबुक पे हसन की तरफ से, वो ये कि ठंडे पानी से नहाना अगर नुकसानदेह है तो फिर स्पोर्ट्समैन क्यों नहाते हैं ठंडे पानी से? वही, क्योंकि उनकी बॉडी इन्फ्लेम हुई हुई होती है, उनके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, उनकी बॉडी बहुत हीट अप हुई हुई होती है। अच्छा, ये इन्फ्लेमेशन के बारे में तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स कहते हैं, हम अपने बड़ों को देखते थे, माओं को देखते थे, कहीं जोड़ में दर्द हो तो गर्म पट्टी कर दो। ठंडे पानी से नहाने से भी इन्फ्लेमेशन चली जाती है? ठंडे पानी से नहाने से इन्फ्लेमेशन एक हद तक जा सकती है, लेकिन बार बार मैं एक ही बात कहूँगी कि आपका हेल्थ एक्सपर्ट उस वक्त मौजूद होना चाहिए। आपने उससे एडवाइस ज़रूर लेनी है। आपको जिस जगह की भी इन्फ्लेमेशन है, चाहे वो बॉडी की इन्फ्लेमेशन है, चाहे वो जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन है, चाहे आपका चेहरा बहुत इन्फ्लेम्ड है, कुछ लोगों के चेहरे पे आप देखेंगी कि बहुत एक्नी हुई हुई होती है, बहुत दानों का मसला होता है, चेहरा उनका रेड हुआ हुआ होता है, तो तब भी हम उनको एडवाइस देते हैं कि वो बर्फ़ की क्यूब जो है वो लगाएं चेहरे के ऊपर। अच्छा, फेसबुक पे एक और सवाल आया अरीशा खान का कि खुश्क जो जिल्द है उसके लिए ठंडे पानी से नहाना मुफीद है या नहीं? खुश्क जिल्द जो है, अगर वो पहले ही बहुत ज़्यादा ड्राई हुई भी है, अब उसके ऊपर अगर ठंडा पानी हम और लगाएंगे तो वो और ज़्यादा ड्राइनेस की तरफ जाएगी। उसको मॉइस्चराइज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी अपने चेहरे पे अप्लाई कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कोल्ड बाथ्स ले रहे हैं, तो उतना ही आपको बॉडी को मॉइस्चराइज़ करने की ज़रूरत होगी। ये बात हमेशा जहन में रखनी है कि आपने जितने बाथ्स लेने हैं उसके बाद अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज़ भी उतना ही ज़्यादा करना है। अगर आप बाथ्स लेते चले जा रहे हैं अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात, सॉरी टू कट यू, वो ये कि अब कोल्ड बाथ के लिए आप कह रही हैं कि इसका कुछ फ़वाइद भी हैं, फ़वाइद भी आप गिनवा रही हैं इन्फ्लेमेशन के हवाले से। इन्फ्लेमेशन ज़्यादातर हमने देखा है कि जो एज 60+ होते हैं उन्हें ज़्यादा होती है, तो उनके लिए भी क्या है, एज लिमिट का कोई ऐसी रुकावट तो नहीं है ना कि अगर 60+ हैं और जॉइंट्स पेन है तो वो नहा सकते हैं ठंडे पानी से? वो नहा भी ज़रूर सकते हैं, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जब वो कोई ऐसा बात ले रहे हैं तो उस बात के अंदर कुछ अच्छे एसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो ऐड कर लें। उसके अंदर उन्होंने जो भी ऑयल जिसकी फ्रेगरेंस उसको पसंद है, उसके कुछ ड्रॉप्स उन्होंने उसके अंदर डाल लिए, तो वो उनकी बॉडी को ना सिर्फ ये कि मॉइस्चराइज़ भी करेंगे और उनके जो सूदिंग इफ़ेक्ट्स हैं वो भी उनको हासिल हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, वैसे एक चीज़ है जो यूजुअली हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखने को मिलती है कि जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो नहा के AC में बैठ जाते हैं या फिर पंखे को तेज़ करके फ़ैन के बिल्कुल नीचे खड़े हो जाते हैं, बहुत गर्मी है, या जो ठंडा पानी हमारे जिस्म पे लगाए और ठंडा हो जाएगा तो ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह से हम ठंडे ठंडे कूल हो जाएंगे। सो मुझे ऐसा लगता है
ये मेरा अपना, मुझे करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि उस चीज़ से ज़्यादा नुकसान होता है बजाय कि ठंडे पानी से नहाने से कोई ऐसा नुकसान हो। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा, ये बात सही है? ये बात 100% सही है कि जब आप ऑलरेडी अपनी बॉडी को अच्छा खासा कोल्ड कर चुके हैं, अब उसको थोड़ा सा वार्म अप करने की ज़रूरत है। फिर आपने उसको डायरेक्ट एक और ठंडक पहुंचाई तो आपके जॉइंट्स इतना टेम्परेचर की वेरिएशन को ले नहीं पाते, तो थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अपनी बॉडी को हाइड्रेशन की तरफ लेके जाना बहुत ज़रूरत है। हमारी विंटर में सारा फोकस सिर्फ बाथ्स की तरफ जा रहा है, लेकिन ना मॉइस्चराइज होने की तरफ जा रहा है, ना सूरज की रोशनी को हासिल करने की तरफ जा रहा है, और ना हाइड्रेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि पसीना आता नहीं है। गर्मियों में आता है पसीना, तो हम उसके हिसाब से पानी पीते रहते हैं, लेकिन सर्दियों में वो पसीना नहीं आ रहा, तो हमने जो कुछ भी था वो नहाने के साथ साथ अपना काम मुकम्मल कर लिया और हम समझे कि एक फ़र्ज से फ़ारिग हो गए। लेकिन ना हम अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट कर रहे हैं, ना हम सूरज की रोशनी हासिल कर रहे हैं, ना विटामिन डी हमारे अंदर जा रही है, ना हम इनटेक में ये चीज़ें हासिल कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा चिकनाई की चीज़ें वो हम खाते चले जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी बैलेंस तरीके से। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, इतनी डिटेल में हमें समझाने के लिए और हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो जनाब, ये था आज का सेगमेंट हेल्थ वाला, जिसमें डॉक्टर आयशा बता रही थी कि भाई नहाएं तो एक ऐसे टेम्परेचर से नहाएं पानी के कि जो ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, और हेल्थ का जो है ना वो बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्यों, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, और आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से ना नहाएं, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से भी ना नहाएं, एतदाल में रहें। और आज के शो के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अब कल मुलाकात होगी आपसे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।